4 अंकों की एक संख्या जो गणित की किताबों में कहीं से भी अनोखी नहीं मानी जाती। न ही प्राइम नंबर है और न ही यूनिक नंबर, यहां तक कि विषम भी है। लेकिन इस एक संख्या के कैलेंडर पर चढ़ते ही एक समूचे खेल की, एक पूरे देश की तस्वीर बदल जाती है। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी शक्ति है, तो इस यात्रा का पहला कदम 25 जून 1983 को लॉर्ड्स में रखा गया था। बीते 2 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम को कपिल देव की अंडरडॉग कही जा रही टीम ने 43 रनों से हराया। कितनी ही तस्वीरें हैं जो जहन में जमी हुई हैं। श्रीकांत का स्क्वायर कट, जो उस टूर्नामेंट का सबसे खूबसूरत, कड़क और दृढ़ता से भरा शॉट था। संधू की अंदर आती गेंद पर हाथ ऊपर उठाए खड़े ग्रीनीज के बिखरे स्टंप्स, पीछे भागकर विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ने के बाद दर्शकों से घिरे कपिल देव, आखिरी विकेट के बाद दर्शकों से बचने के लिए पवेलियन की ओर भागती भारतीय टीम, लॉर्ड्स की बालकनी में ट्रॉफी उठाए कपिल देव और ड्रेसिंग रूम के नीचे खड़े भारतीय दर्शकों का हुजूम। ये सभी दृश्य अमर हो चुके। तस्वीरों में कितनी ही कहानियां हैं, तस्वीरों में कितनी मेहनत का नमक घुला हुआ है, यह हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। दरअसल 25 जून को सुबह जब कपिल देव मैदान में उतरे तो उन्हें दिन का पहला झटका मिला। अब तक हुई हर भविष्यवाणी और नुक्ताचीनी को जीभ चिढ़ाते हुए भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। कपिल देव का खेला एक एक दाव एकदम सही पड़ रहा था। यहां तक कि जब 17 रन पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे, कप्तान ने ताबड़तोड़ खेलते हुए 250 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। कपिल देव स्थिति को पढ़ने में गलती करते नहीं दिख रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने पिछले दिन रणनीति बनाने के दौरान सभी को यह समझाया था कि पिच पर दिख रही हरियाली उड़ा दी जाएगी। लेकिन मैच शुरू होने से पहले जब उन्होंने पिच देखी तो मालूम पड़ा कि घास को हाथ भी नहीं लगाया गया था। उन्हें लॉर्ड्स में एक उछाल और स्पीड देने वाली पिच पर वेस्टइंडीज की घातक गेंदबाजी से जूझना था। उस दिन तक भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर 10 टेस्ट खेले थे, जिसमें 2 ड्रॉ हुए और बाकी सब 8 में भारत हारा था। इनमें से वो एक मैच भी शामिल था जिसमें अजीत वाडेकर की भारतीय टीम मात्र 77 मिनट में 42 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। तो स्थिति यह थी कि सामने 2 बार की विश्व चैंपियन टीम दुनिया की सबसे हुनरमंद बल्लेबाजी और सबसे क्रूर गेंदबाजी से लैस खड़ी थी और भारतीय टीम को 22 गज की जिस पट्टी पर उनसे मुकाबला करना था, उसका एक एक कण उनके पक्ष में ही खड़ा दिख रहा था। ऐसे में एक ही चीज थी जो थोड़ा ही सही मगर मामले को भारत के पक्ष में झुका सकती थी। कपिल टॉस जीते और भारत पहले गेंदबाजी करे। सिक्का उछला, क्लाइव लॉयड ने हेड्स मांगा। अगले कुछ ही मिनटों में कपिल देव भारतीय ड्रेसिंग रूम में थे और सुनील गावस्कर पर श्रीकांत की जोड़ी पैड कस रही थी। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी थी। टॉस जीते ही क्लाइव लॉयड अपने मन में आधा मैच जीत चुके थे। टॉस के बाद उनके चेहरे की मुस्कान मैदान के हर कोने से देखी जा सकती थी। गैर अंग्रेज टीमों ने किसी भी मैच के लिए लॉर्ड्स के मैदान में इतनी भीड़ पहले नहीं देखी थी। अनुमान लगाया जाता है कि उस दिन मैदान में कुछ 25,000 लोग थे। ये लॉर्ड्स की उस वक्त की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा था। असल में कई दर्शक गैर कानूनी तरीकों से मैदान में घुसे थे और इस क्रम में भारतीय टीम की बराबरी की गुनहगार थी। भारतीय टीम की बस में कुल 40 लोगों के बैठने की जगह थी, इसमें 15 बैठते थे। लेकिन फाइनल मैच से पहले वो बस स्टेडियम में ठसाठस भरी हुई थी, क्योंकि उसमें खिलाड़ियों के सगी साथी बोर्ड के कई नाम भी शामिल थे जो मैच देखना चाहते थे, लेकिन उनके पास टिकटें नहीं थी। इस भीड़ के सामने एक कोने में बीबीसी की एक टीम मैच की एनालिसिस कर रही थी। टॉस के बाद जब ब्रेक लिया गया तो ब्रिटिश एंकर पीटर बेस्ट ने ड्रेसिंग रूम में जा रहे मदन लाल से कहा कि हे मदन, आशा है कि तुम लोग जीत जाओ। क्रिकेट के खेल के लिए यह काफी अच्छा होगा। मदन ने मुस्कुराते हुए पीटर वेस्ट की ओर हाथ उठाया और आगे बढ़ गए। 3 दिन पहले यही ब्रिटिश मीडिया इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली सेमीफाइनल की एक भी गेंद फेंके जाने से पहले भारत को हारा हुआ घोषित कर चुकी थी। असल में 25 जून 1983 को भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट सिर्फ वेस्टइंडीज की टीम से ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम ताकतों से मुकाबला कर रहे थे और दांव पर बहुत कुछ लगा था। लेकिन ड्रेसिंग रूम में कपिल देव एक अलग स्ट्रेटेजी अपना रहे थे। टॉस के बाद वो आए और उन्होंने कहा कि यह पिच 70% गेंदबाजी की है और 30% बल्लेबाजी की। हम अपने 30% में ठीक काम कर लें, लेकिन फिर उन्हें भी इस पिच पर ही बल्लेबाजी करनी होगी। कपिल ने कहा कि हर कोई जीतने का विचार दिमाग से निकाल दे, वो बस ये सोचे कि उनकी टीम इतनी दूर निकल आई जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। लिहाजा हर कोई अच्छा खेले और मैच को खत्म करे। और फिर एनकेपी साल्वे और बोर्ड सेक्रेटरी एम ए चिदम्बरम ने टीम को बताया कि वो चाहे जीते या हारे, हर किसी को 25,000 रुपए मिलेंगे। गावस्कर और श्रीकांत बल्लेबाजी के लिए उतरे। कपिल ने समझा कर भेजा था कि शुरुआत में संभल कर खेलना है और जब मुख्य गेंदबाज हट जाएं तो बाकियों पर हमला किया जाए। दोनों ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन एंडी रॉबर्ट्स की एक गेंद ने उनके बल्ले को किनारा लिया और विकेट के पीछे जेफ टूजो ने कैच पकड़ा। गावस्कर को इस फाइनल मैच में वेस्टइंडीज और जीत के बीच सबसे बड़ी दीवार माना जा रहा था। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उस दिन एंडी रॉबर्ट्स ने भारत की इस ताकत को 2 रन पर ही निष्क्रिय कर दिया। श्रीकांत का भी खाता भी नहीं खुला था।
कपिल की कही बात का वो पूरे तरीके से पालन करने की कोशिश कर रहे थे। नए बल्लेबाज मोहिंदर अमरनाथ ने आते ही पटकी हुई गेंदें वेस्टइंडीज टीम उन्हें जानती थी, ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। इसी क्रम में श्रीकांत भी लपेटे में आ रहे थे। वो आराम से खेलने की कोशिश में लगे थे और रन नहीं निकल रहे थे। इस बीच जोएल गार्नर की एक आगे फेंकी गई गेंद पर श्रीकांत ने पैर निकालकर डिफेंड करना चाहा, लेकिन गेंद अंदर की ओर आई और टप्पा खाकर ऐसे उछली कि जाकर उनकी उंगली पर लगी। डर से बिलबिलाए श्रीकांत ने मन ही मन कप्तान के प्लान को आग लगाई और अपने हिसाब से खेलने का फैसला किया। एंडी रॉबर्ट्स ने अगले ओवर में श्रीकांत के सामने गेंद पटकी और सेकंड के आधे हिस्से में चमड़े के खोल में समाई वो गोल चीज मिड विकेट बाउंड्री पर मिली। यह इतना करारा शॉट था कि रॉबर्ट्स तमतमा उठे। उन्होंने और भी छोटी गेंद फेंकी और जो और भी तेज गति से श्रीकांत के पास पहुंची। श्रीकांत का बल्ला एक बार फिर एकदम सटीक मौके पर गेंद के पास पहुंचा और इस बार भारत के खाते में आधा दर्जन रन आए। गेंद स्क्वायर लेग के दर्शकों के बीच जाकर गिरी। लॉर्ड्स में बिजली दौड़ चुकी थी। श्रीकांत अपनी रॉ में आ चुके थे। उनके दूसरे शॉट पर भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे गुंडप्पा विश्वनाथ बालकनी में आकर तालियां बजा रहे थे। श्रीकांत शुरुआत से ही गुंडप्पा विश्वनाथ को अपना हीरो मानते थे। उस रोज अपने खेल के सबसे महत्वपूर्ण मौके पर वो अपने हीरो को इंप्रेस कर चुके थे। लेकिन श्रीकांत का सबसे खूबसूरत शॉट आया एंडी रॉबर्ट्स की एक आगे आती हुई गेंद पर। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और श्रीकांत ने अपना पिछला घुटना जमीन पर स्लेगजैंगर के अपने बल्ले से सबसे कीमती हिस्से को गेंद पर दे मारा। टैवन स्टैंड की तरफ गेंद इतनी तेज गई कि श्रीकांत के बल्ले के पीछे हिस्से का छपा तेंदुआ भी शर्मा जाता। शॉट लगाने के बाद श्रीकांत देर तक उसी पोज में बैठे हुए थे और मैदान में मौजूद बाकी 14 लोग उन्हें देखकर आहें भर रहे थे। कोहनी तक चढ़ी शर्ट, ऊपर चढ़ी नाक और पूरे हो चुके फॉलो थ्रू के बाद बाएं कंधे के ऊपर टिके बल्ले के साथ श्रीकांत की वो तस्वीर उनकी लय में आने का बड़ा सबूत है। इसके बाद मैल्कम मार्शल ने अमरनाथ के सामने पटकी। फरवरी मार्च में कैरिबियन आइलैंड्स में हुई टेस्ट सीरीज के दौरान अमरनाथ को इन गेंदबाजों ने खूब पटा था। ये पटकी हुई गेंदें उसी का नतीजा थीं, लेकिन अमरनाथ भी तैयार थे। मार्शल की गेंद मिड स्टंप की लाइन में पड़कर उनके मुंह की ओर आ रही थी। वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज के दौरान एक गेंद अमरनाथ के मुंह पर लगी थी और उनके होंठ कट गए थे, लेकिन यहां उन्होंने अपना सिर भार पिछले पैर पर डाला और शरीर को लेग साइड की ओर घुमाते हुए अगला पैर हवा में उठाकर एक जोरदार हुक मारा। गेंद मिड विकेट बाउंड्री से पहले नहीं रुकी। भारत धीमी शुरुआत के बाद अब गति पकड़ रहा था और 19 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बन चुके थे। लेकिन फिर मार्शल के अगले ओवर में आड़े बल्ले से खेलने के चक्कर में श्रीकांत आउट हो गए। स्कोर बोर्ड पर उनके नाम 57 गेंदों में 38 रन लिखे हुए थे, जो एक धीमी पारी कही जाएगी, लेकिन असल में उनके ये 2 रन पालियों में आए थे। पहली पाली में वो रोक कर खेलना चाह रहे थे, जिसे खुद को असहज पाने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी पाली शुरू की और 7 चौकों के साथ एक छक्का मारा। अब यशपाल शर्मा ने जिमी अमरनाथ के साथ मोर्चा संभाला। दोनों बेहद अलग तबीयत के खिलाड़ी थे। जिमी आज गेंद पर तेज चोट कर रहे थे, जबकि बादाम खाने की आदत के चलते बादाम नाम पा चुके यशपाल शर्मा क्रिकेट कोचिंग की किताबों के अनुरूप गेंद पर करीने से बल्ले रखते हुए माइकल होल्डिंग को बाउंड्री तक पहुंचा रहे, लेकिन शर्मा के हिस्से में इसके सिवा और कोई बाउंड्री नहीं आई। उनका स्कोर 11 के आगे नहीं बढ़ा। उनसे पहले मोहिंदर अमरनाथ 26 रनों पर आउट हो चुके थे। यशपाल के जाने के बाद कपिल देव आए। उन्होंने आते ही 3 चौके जड़े। लगा संदीप पाटिल और कपिल देव की पार्टनरशिप जमने जा रही थी, लेकिन फिर लैरी गोम्स की धीमी गेंदों पर तेज रन बनाने की फिराक में दिख रहे कपिल देव ने हवा में गेंद उठा दी और उनके बल्ले में कुछ ज्यादा रन नहीं निकले। हालांकि जैसे तैसे भारत ने गिरते पड़ते 183 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और 184 रनों का लक्ष्य वेस्टइंडीज के सामने रखा। यह वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया गया सबसे कम रनों का रिकॉर्ड था, जो 1999 के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों टूटने वाला था। वहीं वेस्टइंडीज के पास अगर 4 सबसे आक्रामक गेंदबाज थे तो उनकी बल्लेबाजी में पहले 4 खिलाड़ी थे: गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेन्स, विव रिचर्ड्स और क्लाइव लॉयड। ब्रेक के दौरान वेस्टइंडीज का खेमा बेहद शांत और निश्चिंत था। वो लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप उठाने की तैयारी मानो मन में ही बना चुके थे। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद मनाए जाने वाले जश्न के लिए कुछ शैंपेन भी मंगवा ली थी, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में कपिल देव कह रहे थे, मैंने कहा था ना, ये पिच 30% बैटिंग और 70% बॉलिंग वाली है। हमने 30% में 183 रन बनाए हैं, लेकिन इन्हें भी इतने ही रन बनाने हैं। लॉर्ड्स के मैदान में एक स्लोप है। मैदान का एक हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, जिसकी वजह से आउटफील्ड में जाने पर एक तरफ गेंद को बाउंड्री तक जाने में मुश्किल होती है और दूसरी तरफ वो भागती चली जाती है। लॉर्ड्स में हमेशा ऐसा होता आया है, इसलिए हर खिलाड़ी के जहन में ये बात जमी होती है। वो स्लोप गेंदबाजी को भी प्रभावित करती है। जिस छोर से संधू ने गेंदबाजी शुरू की, वहां से सीधे हाथ के बल्लेबाज को गेंद फेंकने पर स्लोप के कारण गेंद बाहर ही निकलती है। ये लॉर्ड्स का अलिखित नियम है। ग्रीनिज को पिछली वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान संधू ने अपनी इन स्विंगर से आउट किया था, लेकिन यहां वो ग्रीनिज को आउट स्विंगर ही फेंक रहे थे।
ग्रीनिज बड़े आराम से उनकी गेंदों को छोड़ते जा रहे थे। संधू को एक दिन पहले कपिल देव ने भी यही सिखाया था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आउटस्विंग से ही विकेट मिलते हैं, लेकिन ग्रीनिज सारी गेंदें छोड़ते जा रहे थे और उन पर कोई असर नहीं दिख रहा था। समय वेस्टइंडीज के पक्ष में था क्योंकि रनों की संख्या कम थी। ऐसे में कपिल की सीख और लॉर्ड्स के नियमों को ठेंगा दिखाकर संधू ने गेंद फेंकी। ग्रीनिज ने ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद को फिर से देना चाहा। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठा दिए और उनकी ये बहुत बड़ी भूल साबित हुई। गेंद अचानक ही अंदर आई और उनके ऑफ स्टंप के ऊपरी सिरे से जा टकराई। फाइनल मैच राउंड की पहली चोट की जा चुकी थी। 5 रनों पर वेस्टइंडीज का 1 विकेट गिर चुका था। अगली पार्टनरशिप 45 की बनी। यहां से भारतीय टीम को विव रिचर्ड्स के कोप का शिकार होना पड़ा। मानिए उस दौरान वो तांडव कर रहे, उन पर कुछ भी काम करता नहीं दिख रहा था। इन 45 रनों में ग्रीनिज ने मात्र 9 रन बनाए और मैदान में कैलिप्सो संगीत का शोर छाया हुआ था। बियर के ग्लास और छोटे कनस्तर हाथ बदल रहे थे। विव रिचर्ड्स का जबड़ा, च्युइंगम और उनका बल्ला भारतीय गेंदबाजों को चबा रहा था। कपिल देव के सामने 3 चुनौतियां थी, विश्व कप जीतने की, विश्व कप जीतने के लिए रन रोकने की और रन रोकने के लिए संदीप पाटिल को छुपाने की। कपिल हर गेंदबाज से एक ही बात कर रहे थे, पाटिल को देखो वो कहाँ है, वो कहाँ खड़ा है, उसके हिसाब से बॉलिंग कर। गेंद उनके पास नहीं जानी चाहिए, उनके पास गेंद गई तो मिसफील्ड करता रहेगा और हम हारते जाएंगे। कपिल ने खुद को अटैक पर लगाया और उनके आउटस्विंग को विव रिचर्ड ने बाहर निकलकर अपना अगला पैर सामने लाकर निष्क्रिय किया और सीधे कोहनी रखते हुए तेज शॉट मारा और 4 रन कमा दिए। थोड़ी देर में मदन लाल को एक ओवर में 3 चौके पड़े, लेकिन मदन लाल टस से मस नहीं हुआ। मदन लाल ने कपिल से मांगा एक और ओवर और कपिल ने उन्हें साफ कह दिया कि आप ओवर करने के लायक नहीं हैं, आप बहुत पिटेंगे। लेकिन मदन लाल ने साफ कहा कि ये मुझे गेंदबाज नहीं समझता, मुझे इसको दिखाना है। इसके बाद मदन लाल की गेंद पर विव रिचर्ड्स सीधा आउट हो गए। बस फिर क्या था, वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड को हराने की पूरी जिम्मेदारी थी। अब यहां से कपिल ने कैच पकड़ा और अपनी चित परिचित चौड़ी मुस्कान के साथ रॉजर बिन्नी की ओर देखा। वेस्टइंडीज के किले में सेंध लग चुकी थी। 66 रनों पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और इसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज को 139 रन पर ढेर कर वो मुकाबला जीतकर सभी को हैरान कर दिया था, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदली और भारत ने क्रिकेट इतिहास में एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। ANP टाइम्स के रिपोर्ट।